गुड इवनिंग +1 क्लास। हेलो बेटे, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, ये पूरी उम्मीद है। जैसा कि हम आपको पता है सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी जो मैंने आपको बताया था कि राइटिंग स्किल होता है, उसके अंदर हम लोग कितने टॉपिक कर चुके हैं? नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर्स एंड आर्टिकल। और टुडे we all are talking about our next topic, speech writing. ओके, आज हम किसकी बात करेंगे? स्पीच राइटिंग की। देखिए बेटे, स्पीच राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीच राइटिंग में और आर्टिकल राइटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत माइनर डिफरेंस है। फ़र्क इतना है कि आर्टिकल बेसिकली इन रिटन फॉर्म्स इन मैगजीन्स एंड वी कैन से न्यूज़पेपर, उनके अंदर बेसिकली आते हैं। एक लेख होता है, एड्रेस नहीं होता, वो किसी को संबोधित नहीं होता, वो किसी भी टॉपिक पर एक एनालिसिस होता है, लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं होता वो, और किसी को संबोधित करके नहीं बोला जाता। ओके, लेकिन स्पीच क्या होती है बेटे? इन पब्लिक होती है, जनता के बीच में होती है, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक होती है, ठीक है ना। और दिस इज़ इंटरएक्टिव इन फॉर्म, यानी इंटरेक्टिव होती है। जैसे क्लास में हम टीचिंग नहीं करते, टीचर पढ़ाता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, फिर बच्चे टीचर से पूछते हैं, मतलब कम्युनिकेशन लगता है आमने सामने वालों का, आपस में एक दूसरे, इंटरेक्टिव फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और उनके सामने होता है तो नेचुरल सी बात है बेटा, उनको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो ये सब भी होता है, रिस्पेक्टेबल टीचर्स, ठीक है ना, डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की एड्रेसिंग भी होती है स्पीच के अंदर, ठीक है ना बेटे। तो थोड़ा सा ये वी कैन से दैट आर्टिकल थोड़ा फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, और स्पीच जो होती है बेटे वो क्या होती है? अनौपचारिक होती है, ठीक है ना। अनौपचारिक दैट मीन्स वी शेयर आवर व्यूज़ मे बी इन एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब बहुत एक्सटेंड फॉर्म में हम अपने विचारों को शेयर करते हैं, और आमने सामने की शेयरिंग होती है। लेकिन आर्टिकल के अंदर बहुत ही संक्षिप्त में हमें हमारी बातें बतानी पड़ती हैं। हम अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज वगैरह सबका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान यहाँ पे भी है, बट वी एक्सप्लेन अवर पर्सनल इमोशंस एंड वी यूजिंग सम डियरेस्ट वर्ड्स लाइक फ्रेंड्स, टीचर्स, ओके, इस प्रकार से। तो ये इंटरेक्टिव फॉर्म में होती है, हम संबोधित करके इसको जनता को लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इनफॉर्मल होती है स्पीच, आर्टिकल को देखें तो, बाकी सेम है सिस्टम, ओके। चलिए, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही हमें पता होनी चाहिए कि स्पीच होती क्या है, वाचन होता क्या है। तो देखिए बेटा, स्पीच इज़ अ कम्युनिकेटिव फॉर्म। एक कम्युनिकेटिव समझते हैं ना, संप्रेषित, बातचीत करने का एक तरीका है, एक फॉर्म है ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, संप्रेषण करने का एक माध्यम है, ठीक है ना। संप्रेषण के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, और वंस आइडियाज, थॉट्स, ठीक है बेटे, ऑन अ स्पेसिफिक विशेष टॉपिक, विषय, इन फ्रंट मानी सामने, ऑफ ऑडियंस और इन ऑडियंस। इट मीन्स स्पीच क्या होती है बेटे? एक संप्रेषण की फॉर्म है जो हमारे विचारों को, हमारे भावों को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। यानी स्पीच एक कम्युनिकेशन का, एक संप्रेषण का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को और आइडियाज़ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और वो किसी ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर होता है बेटा। टॉपिक तो होता है, आर्टिकल में भी टॉपिक था, तो इसमें भी टॉपिक होता है, वही सेम टॉपिक जो आर्टिकल वाले हैं, बस उनको एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। उनको हम ऑडियंस में के सामने या उनके बीच में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसको हम मैगजीन एंड और पर्सनली हम रिटन फॉर्म में पब्लिश करते हैं, बस उसको इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और इन ऑडियंस के सामने। ए फॉर्मल एड्रेस, एक औपचारिक एड्रेस होता है, संबोधन होता है, और पब्लिक को डिस्कोर्स होता है बेटा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्कोर्स? भाषण, एक भाषण होता है बेटा ये पब्लिक के बीच में, ठीक है। एक फॉर्मल औपचारिक एड्रेस होता है, जैसे डियर फ्रेंड्स है, गुड मॉर्निंग टीचर्स है, रिस्पेक्टेबल टीचर्स है, जजेस है, सेम लाइक दैट बेटा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सभी स्कूल्स के अंदर, हम बात करें अपने स्कूल की भी,
RA सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगावा मंडी भिवानी की बात करें तो जब सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है तो देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस who have opportunity to present their views according to the norms of the school. They presenting their views one by one. Okay, and first of all, before presenting their views, they address their teachers, their principal, their chairperson, their friends, their brother and sisters. You all know that. Okay, what I am saying कि जब भी आप सुबह मॉर्निंग असेंबली में देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, स्टेज के पे प्रेयर करते हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जब वो अपनी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जब प्रेजेंटेशन देते हैं ना बेटे, तो सबसे पहले वो एड्रेस करते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि प्रधानाचार्य जी को नमस्कार है, अपने जो सामने बैठे हुए भाई बहन हैं या फ्रेंड्स हैं उनको संबोधित करते हैं, टीचर को संबोधित करते हैं, उसके बाद ही तो प्रेजेंट करते हैं ना स्पीच। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्रेजेंटिंग माय व्यूज़ ऑन दी इशू, और उसके फर्स्ट संबोधित करते हैं टीचर, प्रिंसिपल, फ्रेंड्स को, उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद बेटे अपने टॉपिक को बताते हैं कि मैं आज आपके सामने अपने विचार किस पे रख रही हूँ, इस पे। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ स्पीच। तो यही डिफरेंस है बेटा आर्टिकल स्पीच में कि वो ऑडियंस के सामने रखी जाती है, इंटरेक्टिव फॉर्म होती है, आमने सामने। ओके, और थोड़ी सी आर्टिकल के कंपैरेटिवली इनफॉर्मल होती है और ठीक है ना, अनौपचारिक होती है। इट में क्लियर? ओके, इसके बाद देखिए बेटा, स्पीच इज़ रिटन टू एक्सप्रेस व्यूज़ इन पब्लिक। ये मैंने अभी बता दिया, पब्लिक के बीच में व्यूज़ होते हैं इसमें। प्रेजेंट टेंस इज़ यूजुअली, आमतौर से यूज्ड वाइल जब राइटिंग अ स्पीच को जब हम लिखते हैं तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं बेसिकली। कौन सा टेंस बेटे? प्रेजेंट टेंस आपको पता है, जो भी हैं पार्ट हैं 4, वो 4 के 4 हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ योर टेंस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बेटे कि स्पीच का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, स्पीच को कैसे लिखा जाता है। तो बेटे मैंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि 1 2 3 4 पैराग्राफ्स होते हैं, और मे बी एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली किस पैराग्राफ्स में क्या क्या लिखना होता है तो वो देखें आप। तो सबसे पहला पैराग्राफ हम मान के चले बेटा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? टाइटल और हेडिंग्स। सबसे पहले हम टाइटल देंगे, हेडिंग देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देंगे? टाइटल देंगे, हेडिंग देंगे। और बेटा ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हो टाइटल और नहीं भी दे सकते। जैसे ग्रोइंग ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन है या ड्रग एडिक्शन है, तो कहने का मतलब आप टाइटल दे भी सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो, दिस इज़ ऑप्शनल। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बेटा, ग्रीट दी ऑडियंस। ग्रीट दी ऑडियंस की, ऑडियंस को आप क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे। मैंने अभी बताया, आप गुड मॉर्निंग टीचर्स बोलते हो, चेयरपर्सन बोलते हो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलते हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बोलते हो। तो ग्रीट दी ऑडियंस। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, टुडे आई एम, मैं ये ABC फ्रॉम दिस एंड दिस क्लास। ओके, इंट्रोडक्शन द टॉपिक, फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन द टॉपिक देते हो, ठीक है बेटे। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर स्टार्ट करते हो, ऑडियंस को ग्रीट करते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो आप। ओके, और टाइटल भी दे सकते हो और हेडिंग भी दे सकते हो आप अपने स्पीच की, लेकिन दिस इज़ ऑप्शनल, दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। तो बेटा वही बात है, जब दोनों चॉइस हैं तो देने में ही अच्छा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और करना चाहें तो आप पुट रिटोरिकल क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे डिड यू नो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, डिड यू नो, ठीक है, या डू यू नो व्हाट इज़ पॉल्यूशन, डू यू नो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, डू यू नो व्हाट इज़ कोरोना वायरस। तो इस प्रकार क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, या गिव सम शॉकिंग फैक्ट्स ऑफ स्टैटिक्स, और ये सब बातें बता के आप आंकड़े भी बता सकते हो कि आप जानते हैं पॉल्यूशन के क्या आंकड़े चल रहे हैं, ओके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्या आंकड़े चल रहे हैं, तो ये सब आप स्टार्ट के पैराग्राफ में डाल सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में सेम लाइक दैट, एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक या डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक की डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, तो वही बातें हैं बेटा, फैक्ट्स बताइए, डाटा बताइए,
रिलीवेंट एग्जाम्पल्स आप दीजिए, मेरिट्स डीमेरिट्स आप बता सकते हो, इफेक्ट बता सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस। सेम लाइक दैट आर्टिकल कि भाई कि क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या उसके मेरिट डीमेरिट हैं, क्या फैक्ट्स हैं उसके रियल, कितने डाटाज हैं उसके, क्या स्टैटिक्स हैं उसके, क्या एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसको प्रेजेंट करिए कि ये जो रिलेवेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिगार्डिंग कैसे प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके, अच्छे और बुरे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आप सामने रखिए, उसके कुछ आंकड़े आपके पास है कि देखिए इतना अभी इतना प्रतिशत हुआ है, इतना प्रतिशत हुआ है, ये सब आप रखिए उसके सामने। उसके इफेक्ट्स बताइए हार्मफुल, ठीक है, कंसिक्वेंसेस बताइए कि परिणाम क्या होते जा रहे हैं भाई उसके। तो डिस्क्राइब योर टॉपिक इन डिटेल इन सेकंड पैराग्राफ। और इन सेकंड ही नहीं बेटे, आप सेकंड के थर्ड भी इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि 4 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और फर्स्ट में ये हो, सेकंड पैराग्राफ में ये हो, थर्ड में ये हो, और फोर्थ में तो एटलीस्ट ये होना ही चाहिए। आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में बेटा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, टाइम बहुत कम होता है और वर्ड लिमिट 150 200 आती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए 4 पैराग्राफ एटलीस्ट और में ये आप बताएं। लेकिन लाइफ में कभी कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या किसी ऑडियंस के सामने जब आप प्रेजेंट करें, तो ये जो सेकंड पैराग्राफ आप हैं इसमें बहुत सारे डिटेल बन सकते हैं, उसके 3-4 भी बन सकते हैं, थर्ड वाले के भी 2 बन सकते हैं, लास्ट वाले का भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं बेटे। तो वो बात अलग है, वो प्रोफेशनल लेवल पे आ जाती है बात। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स हों, उनमें यही बातें हों, संक्षिप्त में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ बताएं। ओके, थर्ड पैराग्राफ में बेटा वही बात है कि वाइंडिंग अप योर स्पीच, मतलब आप उसको क्लोजनेस की तरफ ले जा रहे हो, तो आप क्या बताते हो, योर व्यूज़, योर ओपिनियन, आपकी राय बताइए उस टॉपिक के बारे में क्या है, कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, क्या आपकी राय है। आप बता सकते हो कि ऑडियंस आप ये कर सकते हो, आपके पेरेंट्स ये कर सकते हैं, मैं अपने लेवल पे हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट ये कर सकती है, कमेंट्स कर सकते हो, आप अपनी तरफ से सजेशंस दे सकते हो। ओके, और लास्ट पैराग्राफ बेटा वही कंक्लूजन, और कंक्लूजन में सेम लाइक दैट इन आर्टिकल वार्न कर सकते हो, चेतावनी दे सकते हो, भाई समझ जाइए नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत इफेक्ट करेगी। होप कर सकते हो, आशा कर सकते हो, अनुरोध कर सकते हो, कॉल फॉर एक्शन के लिए कह सकते हो, भाई कदम उठाइए, एक्शन लीजिए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग हमें ख़त्म कर देगी। ओके, एंड इन एंड थैंक्स दी ऑडियंस। और लास्ट में बेटा आर्टिकल में नहीं होता ये, लास्ट में थैंक यू, थैंक्स करना ऑडियंस का, जजेस जो बैठे हैं उनका, ऑडियंस का, जो आपके सामने आपके फ्रेंड्स बैठे हैं या टीचर्स बैठे हैं, उनको थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में क्या कहना बेटा, थैंक यू। ओके, पूरा ये नहीं लिखना कि थैंक यू ऑडियंस, नो, ओनली थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे या हैव ए ग्रेट डे, इस प्रकार इसको क्या करते हो आप, कंक्लूज। तो दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ स्पीच। ओके बेटा, अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो बेटा ये 10 नंबर की आती है, कितने नंबर की आती है, 10 मार्क्स की आती है। ओके, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रखा होता है मार्क्स में, फॉर्मेट होता है 1 मार्क्स। फॉर्मेट में क्या आता है बेटा, योर जो फर्स्ट पैराग्राफ एंड ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो है ये, एंड लास्ट में आप थैंक यू लिखते हो ना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ये प्लस ये स्टार्ट में आप टीचर, रिस्पेक्टेबल टीचर, फ्रेंड्स, ये सब जो लिखते हो, और ये जो स्टार्ट है आपकी और ये जो एंड में आप थैंक यू हैव ए नाइस डे लिखते हो, ये फॉर्मेट में काउंट होता है बेटे। अगर आपने लास्ट में थैंक यू हैव ए नाइस डे नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है बेटे। और या आपने स्टार्ट में ये सब नहीं लिखा, रिस्पेक्टेबल टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम, और टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया और अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो दोनों का मिला के बेटा 1 मार्क्स है। तो दिस इज़ योर फॉर्मेट। ओके, कंटेंट मानी विषय वस्तु, 4 मार्क्स। जो भी आपका टॉपिक है, मैंने अभी बात करी थी ग्लोबल वार्मिंग की, वो मेरा मान लो टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं जो भी विचार दिए हैं, जैसे एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक दिए हैं, या मैंने वाइंडिंग अप किया और मेरी राय दी हैं, या लास्ट में मैंने कंक्लूजन किया, तो दिस इज़ योर आइडियाज़, दिस इज़ योर कंटेंट, ये आपका विषय वस्तु है। तो इसके होते हैं 4 मार्क्स। अब आता है बेटा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, कि आपने जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट कैसे किया है। ठीक है, तो पहला है, इसको 5 को भी बेटे आगे कैसे कर रखा होता है, 2.5 में। तो पहले में होता है एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की कितनी एक्यूरेसी है, कितनी सही लैंग्वेज यूज़ कर रखी है। ओके, उसमें वोकैब कैसी है, इडियम एंड फ्रेजेस कैसे, कितनी वजनदार लैंग्वेज है। ग्रामर एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग इनकरेक्ट तो नहीं है, या कोई ग्रामर टेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेंस गलत यूज़ कर रखा हो, इज़ामार में प्रॉब्लम कर रखी हो, वाजवर में प्रॉब्लम कर रखी हो। और एक्यूरेसी यानी आपका जो ग्रामेटिकल सिस्टम है
उसके होते हैं बेटा 2.5 मार्क्स। तो ये इसके अंदर ये चीज़ चेक की जाएगी। उसके बाद आता है बेटा 2.5 मार्क्स होते हैं रिलीवेंस ऑफ आइडियाज़। आपके आइडियाज़ कितने औचित्यपूर्ण हैं, यानी रिगार्डिंग टॉपिक हैं, टू दी टॉपिक हैं। स्टाइल और ऑर्डर, कितने ऑर्डर में हैं, कितना तर्कसंगत है। भाई आपने शुरू में इंट्रोडक्शन ही दे रखा है, बाद में आपने ये चीज़ें ही बताई हुई हैं, बाद में आपने ओपिनियन ही बताई है, बाद में आपने कंक्लूजन ही किया है। तो सीक्वेंस ऑफ योर आइडियाज़ बेटे, ओके। और कितना टू दी टॉपिक लिखा है, कितना आपने सीक्वेंस में लिखा है, क्या आपके लिखने का स्टाइल है, ये सब आपका किस में आ जाता है बेटे, आपका आ जाता है रिलेवेंस ऑफ आइडिया, स्टाइल एंड ऑर्डर में। ये 2.5 मार्क्स। तो इस प्रकार ये एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स होते हैं, ओके। कुल मिला के बेटा 10 मार्क्स, ओके। उसके बाद जो बताने वाली बात मैंने शुरू में बता दी बेटा, लैंग्वेज शुड बी इंटरेक्टिव, लैंग्वेज इंटरेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप उनके बीच में खड़े हैं। ये नहीं कि आप आए और पढ़ के चले गए, नहीं, इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसे क्लासरूम टीचिंग इंटरेक्टिव होती है ना, बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं और टीचर भी। अगर टीचर अकेला अकेला बोलता रहे और आप लोग चुपचाप सुन रहे, ना क्वेश्चनिंग है ना आंसरिंग है, तो नीरस हो जाता है। तो सेम लाइक दैट, प्लान बिफोर यू राइट योर आइडियाज़। बेटा मैंने पहले भी आर्टिकल में ये बात बताई थी, लाइफ में कोई भी टॉपिक आपको लिखने को दिया गया है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने माइंड के अंदर लिखने से पहले छोटा सा खाका तैयार करिए, छोटी सी रूपरेखा तैयार करिए कि मैं विचार सोचिए, एक पेज में रफ डायग्राम बना लीजिए कि मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी, उसमें ऐसी वोकैब यूज़ करूँगी, ठीक है, मैं ऐसी कोटेशन यूज़ करूँगी, मैं ये डेफिनेशन लिखूँगी, ओके। फिर मैं ये लिखूँगी एक्सपोजिशन में, मैं ये मेरिट बताऊँगी, ये कॉजेज़ बताऊँगी, ये कंसिक्वेंसेस बताऊँगी, मैं इस प्रकार से इलेबोरेट करूँगी, ठीक है। फिर मेरा कंक्लूज़न ऐसा होगा, मैं ये सजेशन दूँगी, ठीक है बेटे। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो आप जो भी टॉपिक आपको मिलता है, सबसे पहले तो उसके ऊपर 2-4 मिनट, 5-4 मिनट या 10 मिनट आप उस पर सोचिए। लेकिन बेटा पेपर में 10 मिनट मत सोचिएगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी गाड़ी। मतलब वहाँ कहने का मतलब प्रैक्टिस करिए, क्लासरूम में प्रैक्टिस करिए, घर पे, ठीक है, तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप टॉपिक पढ़िए, क्या पता वैसे आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है वही टॉपिक एग्जाम में आ जाए, फिर तो दिक्कत ही नहीं है पहले ही प्लान करने की। लेकिन ये आदत तो आपको क्लासरूम से डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो आपको घर में डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग में रूपरेखा बनाइए उसकी, उसके बाद सोचिए कि क्या फॉर्मेट है और मुझे कैसे एलेबोरेट करना है, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है बेटा, ठीक है। दिस इज़ योर स्पीच सिस्टम। अब मैं आपके सामने एक स्पीच है जो एक्सप्लेन है, ये है, ये आप तक पहुँच जाएगी होमवर्क के रूप में कल। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट के रूप में भेजा है कि कैसे एक स्पीच लिखी जाती है। देखिए बेटे यहाँ लिख रखा है इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न, तो इसमें टाइटल दे रखा है, तो दे भी सकते हैं और आप नहीं भी दे सकते हो, और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ है टाइटल, नहीं है ना, स्टेटमेंट दे रखी है, और जस्ट सीधा यहाँ से एड्रेस कर रखा है रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, वॉथी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ टाइटल नहीं ले रखा है, तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से है, किस तरीके से देखिए इंट्रोडक्शन कर रखा है, किस तरीके से फिर उसको एलैबोरेट कर रखा है, डेवलप ऑफ द टॉपिक कर रखा है, कैसे उसको कंक्लूड कर रखा है, कैसे लास्ट में थैंक यू बोल रखा है। आप इसमें नीचे हैव ए नाइस डे भी लिख सकते हो, हैव ए नाइस डे एक्सप्लेनेटरी मार्क। तो ये एक लेआउट है बेटा, स्पीच का फॉर्मेट है जो आप तक पहुंच जाएगा। देखिएगा सुनीता मैम ने जैसे पढ़ाया है, बताया है, वो सब इसमें है क्या, और इस प्रकार अपनी स्पीच की तैयारी करिए। मान लीजिए बेटा जो टॉपिक आपने आर्टिकल में किए हैं वो स्पीच में लिखने आ जाएं आपको, तो क्या चेंज करना है, वी ओनली चेंज देयर फॉर्मेट, हमें उसका फॉर्मेट बदलना है, विचार वही रहेंगे, बस लिखने का तरीका बदलना है, स्टार्ट बदलनी है, एंड चेंज करना है, तो फॉर्मेट चेंज करना होता है बेटे। विचार वही हैं, वही लिखने हैं, बस फॉर्मेट इसका चेंज है। आर्टिकल का फॉर्मेट अलग होता है, स्पीच का फॉर्मेट अलग होता है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रही हूँ बेटे। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से करिएगा, अच्छे से उतारिएगा अपने फेयर रजिस्टर में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, फेयर में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और होमवर्क के रूप में आप तक पहुँच जाएगा कल ये। इसके साथ मैं एक आपको करने के लिए भी दूँगी, आप उसको करिएगा, ठीक है। फिर आप करके देखिएगा आपको कितना इजी लगा और कितना टफ लगा। स्टार्ट में हर चीज़ टफ होती है, लेकिन करत करता अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट सी हम क्या कहते हैं बेटे, प्रैक्टिस मेक्स इन राइट डायरेक्शन, प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही दिशा में की गई प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट करती है, ओनली प्रैक्टिस नहीं, सही दिशा में की गई प्रैक्टिस ही आदमी को क्या करती है बेटे, परफेक्ट करती है। समझ में आया। तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। अभी भी मैंने बताया
आर्टिकल भी ऐसे ही है, स्पीच भी ऐसे ही है, बस उनके लिखने का फॉर्मेट चेंज है। उस फॉर्मेट के ऊपर भी काम करिएगा। और लास्ट में होप करती हूँ बेटे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपकी फैमिली और आप कोरोना वायरस से बचे हुए हो, और गवर्नमेंट की जो भी आपके लिए अपील है उनको आप मान रहे हो, और पेरेंट्स की सर में दर्द नहीं कर रहे हो, उनको टेंशन नहीं दे रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो। ये मैं पूरी उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों से। लेकिन जो मेरे 10th +1 और +2 के बच्चे हैं बेटे, जब हम आपसे मिलेंगे तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से चेक करूँगी कि आपने पेरेंट्स को कितना दुखी किया, या कितना उनको अच्छे से रखा, कितनी उनकी बातें मानी, कितने अच्छे से काम किया है, कितना अच्छा मेंटेन किया है। और आप जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना अच्छा हमारा मूड भी रहेगा और आपका मूड भी रहेगा, तो हम और अच्छा पढ़ेंगे। और बेटा गलत कर दिया तो मूड ख़राब हो जाएगा कि बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, और मूड ख़राब होगा तो इफ़ेक्ट तो टीचर को भी होगा और आपको भी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि बेटा आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और सेफ़ हो, और सेफ़ ही रहोगे, और अच्छे से काम करिए। ओके, तो गुड नाइट बेटा, गॉड ब्लेस यू।